जो माइनिंग ऑफिसर है वो तो उनसे मिला हुआ है, और जो माफिया है वो विधानसभा में है, तो फिर कौन करेगा इसमें। ये कुटलैट के विधायक देवेंद्र सिंह भुट्टो का है, और जो दरिया के इस तरफ का जो ये क्रैशर है जो दरिया के बिल्कुल बीचों बीच में लगा हुआ है, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति है, उसका है ये। तो ये सारे जितने भी लगे हुए हैं, सारे सेंचुरी एरिया में लगे हुए हैं। यहाँ पर कहीं दूर दूर तक आपको किसी भी माइनिंग का क्षेत्र कहीं चिन्हित नहीं मिलेगा। कुछ लोग माफिया लोग भाजपा के हैं, कुछ माफिया लोग कांग्रेस के हैं, ठीक है। उनकी माफियाओं की आपस में साँठ-गाँठ है। जब भाजपा का राज आता है तो कांग्रेस के माफियाओं को भाजपा संरक्षण देती है, और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, माफिया उनकी स्टेज पर बैठता है। माफियाओं को जो पिछली सरकार में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हुए थे, और पूरे 5 साल भाजपा में रहकर उन्होंने पूरे ब्यास नदी को जख्म दिए, पूरा लूट पूट की ब्यास नदी में, और वही लोग अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विक्रम ठाकुर की गोद में जो खनन माफिया उस समय बैठते थे, वही अब कांग्रेस में आकर आ चुके हैं, और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है उनको पदोन्नतियां दी जा रही हैं। सरकार का नाम ही, माफिया का नाम ही सरकार है, मेरे को तो ऐसा लगता है। मैं ये देखता हूँ कि जब तक ऐसे व्यक्तियों का राजनीतिक संरक्षण रहेगा, मनकोटिया जी को सब पता है, मनकोटिया जी के इस पे बैठते हैं, स्टेजों पे बैठते हैं, बाकायदा उनकी स्टेजों का संचालन करते हैं। अब तो ये है कि पहले जो माफियाओं से मिलती थी वो विक्रम ठाकुर जी के खाते में जाती थी, और अब जो वो शरेआम उनके खाते में जा रही है, मनकोटिया के खाते में जा रही है। मतलब तो उनके ऊपर 10% के आरोप लगते हैं शरेआम, और ये सच है। और भगवान कालीनाथ का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं रुकने और झुकने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस काम के लिए प्रकृति ने भेजा हुआ है, और मैं इसे आखिरी दम तक करता रहूँगा। हिमाचल की सरकार माफिया के हाथ में है। ब्यास नदी में सुक्खू सरकार के संरक्षण में खनन माफिया फल फूल रहा है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर नदी के दोनों तट क्रशरों से बांध दिए हैं। क्रशर नदी के संतुलन को बिगाड़ने के उपकरण हैं। ब्यास माँ की त्वचा को छीलने के तेज धार हथियार हैं। इन हथियारों का निर्माण माफिया द्वारा करवाया गया है। पैसे के लिए माफिया रेत के कारोबार में आता है। जब वह देखता है कि सत्ता तो रेत बजरी के आगे नतमस्तक है, क्यों ना रेत बजरी से सत्ता को ही साध लिया जाए। ठीक उसी तरह जो नेता रेत बजरी की दलाली को स्वीकार करता है, अवैध खनन और विधानसभा के बीच अदृश्य पुल को देख लेता है, क्रशर और चुनावी राजनीति के योग में कुशल हो जाता है, वही सत्ता या विपक्ष की कुर्सियों को कब्जा रहा है। पिछले 1 दशक में हिमाचल की नदियों में हुई लूट ने अनेक क्रशर मालिकों और खनन माफिया के करीबियों को राजनीति के शिखर तक पहुंचाया है। इस अवैध खनन की सबसे गहरी चोट ब्यास नदी को पड़ी है। अवैध खनन पर बोलने वाले ज़्यादातर नेता अपनी पार्टी की सरकार आने पर खनन माफिया से हाथ मिला लेते हैं। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने तो विधानसभा में यह स्वीकार भी कर लिया है कि रेत का पैसा नेताओं की मजबूरी बन गया है। यदि किसी राज्य के नेता IIM, IIT, NIT की बजाय क्रशर इंडस्ट्री से निकलेंगे तो हिमाचल के विनाश को कौन रोक पाएगा। जब नेता बनने की योग्यता क्रशर या रेत की खदानें तय करेंगी, फिर तो प्रत्येक उभरता नेता खनन माफिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल पॉलिटिक्स से राजनीति का कोर्स करेगा। फिर तो ABVP और NSUI के काडर को नदियों में ही इंटर्नशिप दे देनी चाहिए। ब्यास नदी को अपना जीवन देने वाले ठाकुर जगबीर सिंह सूर्यवंशी बताते हैं कि रेत की तस्करी में लिप्त माफिया स्वयं तो एयर बैग वाली गाड़ी से विधानसभा पहुंचता है, लेकिन उसे सत्ता तक पहुंचाने वाला टिप्पर ड्राइवर करवा चौथ के दिन सड़क हादसे में दम तोड़ देता है। कालेश्वर के आसपास ब्यास नदी से रेत ढोने वाले असंख्य टिप्पर ड्राइवरों की सड़क हादसों में मौत हो चुकी है। मौत के बाद किसी ने उनके परिवारों का हाल न पूछा। खनन एक रिस्की जॉब है। नदी से रेत
सड़क द्वारा निर्माण स्थल तक पहुंचता है। लोडिंग से अनलोडिंग तक, पहाड़ से पहाड़ और मैदान तक सारा काम जरूरतमंद, गरीब और साधारण परिवारों से आने वाले लोग ही करते हैं। खनन माफिया को यही वर्ग धन कमाकर देता है। इन परिवारों की बजाय खनन माफिया अतिरिक्त धन को अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनावी फायदों के लिए बांटता है। इसी रेत की मेहरबानी से आज हिमाचल विधानसभा के 68 विधायकों में से 25-30 एमएलए तो ऐसे हैं जो रेत बजरी की सीढ़ी बनाकर सत्ता का सुख भोगते हैं। इसलिए ठाकुर जगबीर सिंह सूर्यवंशी के प्रयास रुकते नहीं हैं। ब्यास नदी में घुसे माफिया को पूरी तरह से बेनकाब करने के बाद भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। नदी अपना स्वरूप गंवा रही है। दोनों तटों पर एक एक क्रशर लगा है। इन क्रशरों को अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। सूर्यवंशी कहते हैं कि दोनों क्रशर यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्य जीव अभयारण्य को पूरी तरह तबाह कर चुके हैं। वन्य जीव अभयारण्य का अर्थ है कि ऐसे स्थान या जंगल जहाँ वन्य जीव जंतु बिना किसी भय के जीवन व्यतीत करें। हजारों शीशम वृक्षों से भरे इस जंगल की बगल में जब से क्रशर लगा है, इसके हरे भरे पेड़ अब काले पड़ते जा रहे हैं। क्रशर अधवानी गांव में लगा है या ज्वाला जी में पड़ता है। नदी की दूसरी ओर कुटलैहड़ के विधायक का क्रशर है जो चौमुखा की ओर स्थित है। एक कांग्रेस पार्टी का है तो दूसरा बीजेपी का, अर्थात दोनों पार्टियां मिलकर ब्यास को तबाह करने में जुटी हैं। हिमाचल में यदि कोई तीसरी पार्टी होती तो यह संख्या 3 हो सकती थी। मुझे बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो राक्षस याद आते हैं जिनका उल्लेख उन्होंने 2017 में किया था। जयराम सरकार के आने से ठीक पहले एक चुनावी रैली में वे खनन राक्षस के वध की बात कर रहे थे। जयराम तो कुर्सी से उतर चुके, अब सुक्खू बैठे हैं। अधवानी में यह क्रशर जयराम ठाकुर सरकार में ही लगा था। जिस राक्षस का वध मोदी करना चाहते थे उसे जयराम ने ब्यास माता का लहू पिलाकर पैदा करवाया। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी नेता का क्रशर है। दोनों क्रशर दिन रात अवैध खनन में लिप्त हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी की जवाबदेही नहीं बनती है कि माँ गंगा और माँ ब्यास में भेद क्यों? ब्यास नदी को वेदों में अर्जिकिया या विपाशा के नाम से जाना जाता था। आज भारत के प्रत्येक कानून को तोड़कर यहाँ नेताओं का खनन व्यापार चल रहा है। जब सत्ता की मिलीभगत से कुकर्म होंगे तो किसी एसएचओ या माइनिंग ऑफिसर की औकात ही क्या है। वे भी नेताओं की भांति बहती ब्यास में हाथ धो लेंगे। कोई विरला क्षत्रिय ही होता है जो ठाकुर जगबीर सिंह सूर्यवंशी के रूप में पैदा होता है। अब अवैध खनन को समझते हैं। नदी के इस हिस्से पर खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है। देहरा तक वन्य जीव अभयारण्य है तो ग्राम पंचायत कोल्हापुर में महाल हार डोगरी की रफे आम दरिया भूमि पर 24 जनवरी 2023 से स्टे है। इसके बावजूद खनन माफिया के काफिले जेसीबी, पोकलेन, टिप्पर, ट्रैक्टरों से लैस होकर मसे खड्ड के 2 रास्तों से दाखिल होते हैं। हार डोगरी में हाईकोर्ट की स्टे के बावजूद 20 गुना अधिक खनन कर लिया गया है। खैरन खड्ड की सरकारी भूमि से भी माफिया नदी में घुसपैठ करता है। कोहना प्राइवेट स्कूल के पास तो माफिया ने चोर रास्ते पर ताले वाला गेट लगा दिया है। कालेश्वर से चंपापत्तन तक बलाहर संस्कृत विद्यापीठ के पास से नदी में घुसपैठ जारी है। यदि यह इलाका वन्य जीव अभयारण्य है तो क्रशर लगाने की अनुमति किसने दी? अवैध खनन की अनुमति किसने दी? क्रशर की धमक से वन्य जीवों का विस्थापन हो चुका है। जंगली जीव खेतों तक पहुंच रहे हैं। जंगल में वनकाटू शिकारी और आग उन्हें गांव की ओर दौड़ाते हैं तो ब्यास नदी में क्रशर माफिया उन्हें टिकने नहीं देता। स्थानीय लोगों ने पंचायतें भी ऐसी चुनी हैं जो रेत माफिया की पिट्ठू हैं। जो माफिया विधानसभा में सेंधमारी कर सकता है उसके लिए 8-10 पंचायतों को अपना पालतू बनाना कौन सी बड़ी बात है। अंत में यदि मानव नदी के इस भाग से अपनी नाक हटा ले तो हिमाचल प्रदेश के असंख्य जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का उद्धार हो जाएगा। यदि भाजपा और कांग्रेस अपने दोनों क्रशर बंद कर दें तो पशु पक्षियों और दुर्लभ वनस्पति के हार से माँ ब्यास का श्रृंगार हो जाएगा। नदी के तट दिव्य हो जाएंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ
अच्छा देकर जाएंगे। इस यज्ञ में ठाकुर जगबीर सिंह सूर्यवंशी समिधा बनकर जल रहे हैं। ब्यास माँ के जिद्दी बेटे की भांति उन्होंने न जाने कितने अत्याचार, झूठे पर्चे सहे हैं। अब सत्ता के विष बुझे बाण उनकी चेतना को भेद नहीं पाते। लोग अपनी सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय का जाप करते हैं। सूर्यवंशी हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए तप रहे हैं। यदि ये रिपोर्ट आपको सही लगे तो आप हमें नीचे दिए गए UPI नंबर पर सहयोग भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय भवानी। हर हर महादेव। बंद हुई है कृषि। ये दोनों ही तरफ अवैध खनन हो रहा है, ब्यास के दोनों तरफ। ये जो इधर का क्रैशर है ये कुटलैट के विधायक देवेंद्र सिंह भुट्टो का है, और जो दरिया के इस तरफ का जो ये क्रैशर है जो दरिया के बिल्कुल बीचों बीच में लगा हुआ है, ये आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति है, उसका है ये बीच में जो लगा हुआ है। तो ये सारे का सारा क्षेत्र जितना भी आप देख रहे हैं, कूंदा पंचायत का क्षेत्र, कलेश्वर का पंचायत का क्षेत्र, ये सारे का सारा ही क्षेत्र जो है वो सेंचुरी क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में तो अवैध खनन हो ही नहीं सकता। तो ये सारे जितने भी लगे हुए हैं, सारे सेंचुरी एरिया में लगे हुए हैं। यहाँ पर कहीं दूर दूर तक आपको किसी भी माइनिंग का क्षेत्र कहीं चिन्हित नहीं मिलेगा। इसको तो ये पूरा क्षेत्र ऐसे लूट पड़ी हुई है सर, लूट पड़ी हुई है। प्राकृतिक आपदा से इतनी तबाही आई थी, पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया था, और ब्यास नदी के जख्म जो है वो बामुश्किल भरे थे। लेकिन अभी आप जगह जगह देखोगे 20-20 फुट के गहरे खड्डे जो है वो जख्म जो है वो ब्यास मैया को दिए गए हैं। देख रहे हो आप कितनी कितनी ये प्लेग्राउंड टाइप एयरपोर्ट जितने एरिए में रेता उठाया गया है, पहले 20-20, 30-30 फुट के गहरे खड्डों में जो है वो दरिया में पूरे खड्डे डाल दिए गए हैं, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, ये महाल कूना में तो सेंचुरी के क्षेत्र है। महाल चमुखा में जो है, कोल्हापुर चमुखा में, वहाँ पर माननीय हाई कोर्ट ने 24 जनवरी 2023 को जो है वो पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार के उत्खनन पर रोक लगाई हुई है। बावजूद उसके जगह जगह डंप लगे हुए हैं, और फिर जो माइनिंग ऑफिसर है वो तो उनसे मिला हुआ है, और जो माफिया है वो विधानसभा में। तो फिर कौन करेगा इसमें? कुछ लोग माफिया लोग भाजपा के हैं, कुछ माफिया लोग कांग्रेस के हैं। ठीक है, उनकी माफियाओं की आपस में सांठ-गांठ है। जब भाजपा का राज आता है तो कांग्रेस के माफियाओं को भाजपा संरक्षण देती है, और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही माफियाओं का जो है वो यहाँ का जो सुरेंद्र मनकोटिया यहाँ के नुमाइंदे हैं वो पूर्ण रूप से संरक्षण करते हैं। माफिया उनकी स्टेज पर बैठता है। माफियाओं को जो पिछली सरकार में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हुए थे, और पूरे 5 साल भाजपा में रहकर उन्होंने पूरे ब्यास नदी को जख्म दिए, पूरा लूट पूट की ब्यास नदी में, और वही लोग अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, और कांग्रेस के हर मंच पर जो है वो शेयर करते हैं। तो जैसे यहाँ जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं चुमुखा के, वो भी खनन के मामले में जो है वो वांछित हैं। माननीय कोर्ट में एक केस चला हुआ, माननीय हाई कोर्ट में जो है वो उनको ज़मानत दी हुई है। फिर कुटलैट के जो विधायक हैं उनके खिलाफ पिछले लगभग 7-8 बरस से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अब वो विधानसभा में पहुंच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे रुक पाएगा ये खनन? सुखविंदर सुक्खू को नहीं मालूम ये यहाँ पर इस तरह से अवैध कृषि चलते हैं और अवैध खनन होता है? क्यों नहीं मालूम जी, उनको क्यों नहीं मालूम है? जब वो ओपोजिशन में थे, जब जयराम ठाकुर सरकार थी, तो क्या वो इस खनन के विरुद्ध बोलते थे? मैंने तो शायद सुना नहीं उनको बोलते हुए इस विषय में। विक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री थे और खनन मंत्री थे पिछली सरकार में जी। सुक्खू सरकार में इस अवैध खनन के विरुद्ध क्या विक्रम ठाकुर एमएलए जसवां परागपुर बोलते हैं कुछ? जो विक्रम ठाकुर की गोद में जो खनन माफिया उस समय बैठते थे, वही अब कांग्रेस में आकर आ चुके हैं, और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है उनको पदोन्नतियां दी जा रही हैं बाकायदा उनको अपने। तो आपका कहने का मतलब है कि खनन माफिया जो है वो सरकार के बीच जैसे धागे, स्वेटर के धागे आपस में बुने हुए होते हैं, क्या वैसे है क्या?
हूँ कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। मेरे को तो यही पता नहीं चलता है कि सरकार में माफिया है या माफिया ही सरकार है। क्या जवाब दूँ मैं इसका आपको? आप बताओ कि आप क्या सरकार में माफिया है या माफिया में सरकार है? या माफिया ही सरकार है। सरकार का नाम ही माफिया का नाम ही सरकार है, मेरे को तो ऐसा लगता है। क्योंकि जो माफिया लोग जो विक्रम जी की गोद में बैठकर उस समय खुलेआम खनन करते रहे और विक्रम ठाकुर जी उनको करवाते रहे, ठीक है ना जी, जिनके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर खनन के विषय में अटैक करने का रजिस्टर्ड केस लगा हुआ है और अनेक गाँव वासियों के ऊपर जो है वो खनन के विरुद्ध उन्होंने जानलेवा हमले किए हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जो है वो कमेटियों में पदोन्नति करेगी, उनको पर्यावरण और इनके कमेटियों का सदस्य बनाएगी और टूरिज्म की, तो वो क्या टूरिज्म देंगे? इसका अर्थ क्या है? इसके हम नतीजे क्या देखेंगे? मैं ये देखता हूँ कि जब तक ऐसे व्यक्तियों का राजनीतिक संरक्षण रहेगा, मनकोटिया जी को सब पता है, मनकोटिया जी के इस पे बैठते हैं, स्टेजों पे बैठते हैं, बाकायदा उनकी स्टेजों का संचालन करते हैं। अब तो ये है कि पहले जो इनकम माफियाओं से मिलती थी वो विक्रम ठाकुर जी के खाते में जाती थी और अब जो वो शरेआम उनके खाते में जा रही है, मनकोटिया के खाते में जा रही है। मतलब तो उनके ऊपर 10% के आरोप लगते हैं शरेआम, और ये सच है। हाँ, जीवन ध्यान प्रकरण में हमने देखा था। एक और प्रकरण पंचायत के प्रधान का जो है वो फर्जी आर्जियाँ पाई गई बठड़ा के प्रधान की, लेकिन वहाँ भी जो है वो क्या नाम अपना उसको संरक्षण किया गया। अब ये चंदन के पेड़ कटे हुए हैं रक्कड़ में, तो उसमें भी वो संरक्षण कर रहे हैं। तो फिर यदि सरकार ही वनों और नदी की को लूटेगी, जी जी, तो फिर आपको लगता नहीं कि फिर जो जनता है जो कि इनको सपोर्ट करती है कि वो भी जिम्मेदार है, और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ खास छोड़कर नहीं जा रहे? अभी हमने महंगाई कर दी है, खनन माफिया ने रेत बजरी को इतना महंगा कर दिया है कि इस नदी के आसपास के लोगों को भी यहाँ पर सस्ता रेत मुहैया नहीं होता। ये हम ऊना की स्वां नदी और लगभग हर जगह हम देख चुके हैं। यहाँ भी नहीं होता ना, यहाँ का रेता अब क्रशर पे जाएगा और क्रशर में 18-20 फुट रुपया। लोकल लोगों को क्या बहुत ज़्यादा लोकल लोगों को क्या इसका लाभ हो रहा है क्या खनन का? कैसा लाभ हो रहा है जी? उनको जो फ्री में मिलना था, यहाँ से दरिया से फ्री में मिलना था, वो क्रशर पे जाके 18 और 20 रुपए फुट मिल रहा है उनको, ठीक है ना। उनकी ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं, उनका सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। खनन माफिया ब्यास नदी में घुसा कैसे? ब्यास में घुसाने का जो जिम्मा है खनन माफिया को, वो सुरेंद्र मनकोटिया को ही जाता है। जो सुरेंद्र मनकोटिया हैं, ब्यास में खनन करवाने का पूर्ण रूप से श्रेय जो है वो सुरेंद्र मनकोटिया को जाता है। सबसे पहले ब्यास में फर्जी तरीके से वो जो चमुखा में स्थित क्रशर है, सदाशिव स्टोन क्रशर, वो लगा, और उसके बाद उसी रवायत को संभाला विक्रम ठाकुर ने, भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी के समय में जो है वो एक ये बिल्कुल इसके अपोजिट जो है वो हिमाचल का सबसे बड़ा क्रशर जो है वो लग गया अधवानी में, जहाँ पर वो पिछले बरसात में एक बड़ा हादसा होने से 50-60 जिंदगियाँ जो हैं वो। इलाज क्या है? इलाज तो यही है, इसका इलाज क्या हो सकता है? अब तो सरकार, जो नुमाइंदे हैं सरकार के, वो ये सोचते हैं कि माफियाओं के बिना नहीं चल सकता है, क्योंकि माफिया ही हर जगह, आम आदमी को तो पूछता ही नहीं जा रहा है। तो इसका हल तो मैं क्या सोचता हूँ, अब क्या बता सकता हूँ, मेरे हिसाब से नेक्स्ट स्लाइड ही बनना पड़ेगा अब, और क्या है, कैसे सामना किया जाए। ये आपने पहले ही बोली थी बात की अधिकारी। मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले कलेश्वर में मीटिंग थी। कलेश्वर में मीटिंग थी, शुक्रवार की बात है ये, शुक्रवार को कलेश्वर में मीटिंग थी, और मैंने मीटिंग में उसमें ट्रस्ट की मीटिंग थी, तो एसडीएम साहिबा भी आई हुई थी, तहसीलदार साहिब भी आए हुए थे, सब जितने भी अधिकारी थे वो आए हुए थे। मैंने वहाँ पर मुद्दा उठाया खनन का, बताया उनको कि खनन, और ये भी कहा मैडम को कि यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे के ऊपर जो है माइनिंग हो रही है, और बाकायदा जेसीबी से हो रही है, पोकलेन से हो रही है, टिप्पर आ जा रहे हैं। आप चलो,
ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो स्पॉट पे आप देखो, लेकिन वो गए नहीं। मैंने उससे पहले भी यासीन साहिबा को फ़ोन पे अधिकारियों की कोई क्या औकात है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनको पहले भी फ़ोन किया, और वो एक कर्मठ अधिकारी हैं, इसमें कोई कर्मठ अधिकारी कैसे? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना जी, कर्मठ है इसलिए नहीं है क्योंकि सुरेंद्र मनकोटिया जैसे जो व्यक्ति हैं वो उनको दबाते हैं, उनको उनके ऊपर प्रेस डालते हैं, उनसे बदतमीजी फ़ोन पे। तो फिर ये अधिकारी ऐसा ये लोग नहीं ना करने देते। अधिकारी सेवा में आने से पहले तो उसकी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं बॉलीवुड में उनके ऊपर, लेकिन जब वो सेवा में आते हैं तब इतने दब्बू, इतने कमज़ोर, डरपोक और कायर क्यों हो जाते हैं? हम हर विभाग की बात करें, जैसे हम कोई बंदा फौज में जाना चाहता तो कहता कि मैं देश के लिए कर सकता हूँ और मेरे को वहाँ पर अच्छा मेरे को कार्य मिलेगा, मेरी ज़िंदगी सुधरेगी। IAS और IPS और साइंटिस्ट, प्रत्येक व्यक्ति जो है अगर वो सरकारी सिस्टम में है तो फिर वो देश की प्रगति और उन्नति के लिए ही तो कार्य करना उसके लिए उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है, उसका वही तो ध्येय है। लेकिन ऐसा क्या है कि अधिकारी जो हैं वो काम नहीं करते, डरते हैं इनसे, माफिया से? ऐसा क्यों है? सर, आपने कई जगह पे देखा होगा, जैसे झारखंड जैसे स्थिति है और अनेक प्रदेशों में जिन अधिकारियों ने माफियाओं से टक्कर ली, या तो वो बचे ही नहीं या फिर वो किसी न किसी स्कैंडल में फंस गए। और हम इसका, मैं खुद इसका बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। मुझ पर झूठे और फर्जी केस भी हुए और मैंने इनके जानलेवा हमलों का सामना भी किया, जो कि विचाराधीन है। मैंने ही नहीं, पुलिस ने भी। तो मैं तो, आपको तो तनख्वाह नहीं मिलती सरकार से? तनख्वाह के लिए जो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो तनख्वाह जिसके लिए स्पेशल विंग बना हुआ है, क्या नाम अपना, माइनिंग का, तो वो देखते ही नहीं है उसको, वो तो उल्टे माफियाओं की नौकरी कर रहे हैं। जब वो नहीं कर रहे हैं तो मेरे जैसे व्यक्तियों को जो जुनूनी है, जिनकी भगवान ने ड्यूटी ये लगाई हुई है, मैं ये समझता हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा, हर किसी का एक अपना रोल होता है। तो मुझे परमात्मा ने सनातन धर्म में देवी देवताओं, ज़मीन, पत्थर तक को भगवान कहा गया है। तो मुझे तो ये चोट लगती है जब ये लोग धरती पर प्रहार करते हैं। अगर सत्ता के ऊपर कोई योग्य राजा हो और अगर वाकई सत्ता, राजनीति जो है वो सेवा का एक साधन है, तो मुझे लगता है कि जितनी सैलरी 10 माइनिंग ऑफिसर्स को मिलती होगी उतनी अकेले जगवीर सिंह सूर्यवंशी भाई जी को मिलनी चाहिए। आप हिमाचल प्रदेश के संसाधनों की रक्षा कर रहे हैं, इस रक्षा के एवज में आपको मिले फर्जी पर्चे, माफिया द्वारा हमले, और आपके ऊपर आपको तो जेल में भी एक बार ठोक दिया था। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे साथ लोगों का आशीर्वाद है, बुज़ुर्गों का, भाइयों बहनों का, और भगवान कालीनाथ का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं रुकने और झुकने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस काम के लिए प्रकृति ने भेजा हुआ है और मैं इसे आखिरी दम तक करता रहूँगा। ये माफिया मुझे न झुका सकता है, न तोड़ सकता है। मेरे सांसें निकल जाएंगे तभी मैं इससे पीछे हटूंगा, अन्यथा कोई भी, ना कोई व्यंग बाण, ना कोई चीज़ मेरे को रोक नहीं सकती है। जब तक मेरे सांस चल रही है मैं इसके खिलाफ निरंतर लड़ता रहूँगा, चाहे कोई भी हो, अपना हो या पराया हो।